हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्यूटीफुल कोरियन रोमांटिक मूवी ए मिलेनियर फर्स्ट लव। ये एक कोरियन मूवी है जिसे 2006 में रिलीज किया गया था। इसकी IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक करोड़पति के पहले प्यार के बारे में जिसका नाम जेक्योंग होता है। जेक्योंग एक टिपिकल अमीर जाता है, वही सब कुछ पार्टीज, क्लबिंग, गर्ल्स, फाइटिंग, सब कुछ जो एक बिगड़ैल अमीर टीनेजर कर सकता है। हमारी फीमेल लीड है इनवान। मूवी के शुरू में हम देखते हैं इनवान किसी को ढूंढते हुए एक छोटे से होटल के बाहर आती है। वहाँ की लेडी उसे बिना कुछ पूछे बोलने लगती है, मेरे बेटे से मिलने आई हो क्या? उसने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है, चले जाओ यहाँ से। इनवान वहाँ से जेक्योंग के होटल में आती है। वहाँ पे वो जेक्योंग को घूर रही थी तो जेक्योंग उसे कहता है कि ये 5 स्टार होटल है, यहाँ ऐसा वैसा कोई काम नहीं होता, जाओ यहाँ से। वो उसे पैसे देकर किसी सस्ते होटल में जाने को कहता है। दूसरे दिन सुबह इनवान होटल में ही होती है। जेक्योंग के पूछने पर वो कहती है कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ और उसके पैसे उसी को टिप देकर वापस चली जाती है। इनवान के जाने के बाद क्यों को बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो 18 साल का हुआ है और सारी प्रॉपर्टी का मालिक बनने वाला है। लेकिन उसके दादाजी ने वसीयत में लिखा है कि सारी प्रॉपर्टी तभी मिलेगी अगर वो एक छोटे से गांव में जाकर अपना ग्रेजुएशन को पूरा करेगा, वरना उसे प्रॉपर्टी का सिर्फ 0.1% ही मिलेगा। उसे सब छोड़ छाड़ कर बस से उसे गांव में जाना पड़ता है। जेक्योंग अपने उसी एटीट्यूड के साथ गांव पहुंचता है। इस घर में उसके रहने का इंतजाम किया होता है, वो उसे एक्सप्लोर कर रहा था। हमें कबर्ड में एक फोटो दिखाई देती है, जरा इस फोटो को याद रखना क्योंकि कहानी के आखिर में ये हमें काम आएगा। अगले सीन में हम देखते हैं जेक्योंग एक स्टोर में जाता है। वहाँ पे इनवान उसे काम करते हुए मिलती है। वो उसे वहाँ पर देखकर चौंक जाता है। रात में होने वाले शोर से उसे नींद नहीं आती, साथ ही मेढक उसे सोने नहीं देते। दूसरे दिन जेक्योंग पूरी तैयारी के साथ स्कूल जाता है। वो कुछ भी करके स्कूल के पहले ही दिन एक्सपेल होने का प्लान था। जेक्योंग स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर से मिलता है। उसके क्लास में जाने के बाद उसे पता चलता है इनवान भी उसी क्लास में है। वो क्लास के सबसे तगड़े लड़के म्यूजिक को बुलाता है और दोस्तों ये म्यूजिक सिर्फ शरीर से तगड़ा है। वो हर जगह जेक्योंग को ढूंढता है और आखिर में छत पे आता है। जेक्योंग उसे बहुत पीटता है। जेक्योंग को लगता है अब तो काम बन जाएगा, अब मुझे स्कूल से निकाल देंगे, पर उल्टा ही होता है। म्यूजिक के घर वाले उसे घर पे बुला के म्यूजिक को मारने के लिए दावत देते हैं। घर वापस आते वक्त उसे अंधेरे से डर लगता है। रास्ते में उसे इनवान मिल जाती है और जेक्योंग उसके साथ चलने लगता है। रास्ते में इनवान एक फूल अपने बालों में लगाती है और पूछती है सुंदर है ना? जेक्योंग बोलता है क्या तुम पागल हो? इनवान बोलती है नहीं, मैं बीमार हूँ, और जेक्योंग की टाट झाड़ी में फेंक कर वहाँ से चली जाती है। स्कूल में एक ड्रामा होने वाला था पर जेक्योंग उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है। ग्रेजुएट होने के लिए जेक्योंग प्रिंसिपल को पैसे भी ऑफर करता है पर उसके दादाजी ने पूरी सेटिंग लगाई थी। प्रिंसिपल तो दादाजी का जिगरी दोस्त निकला तो वो मना कर देता है। जेक्योंग हमेशा की तरह क्लास बंक करके बारिश का मजा ले रहा था। उसे 2 छोटे छोटे लड़के रास्ते में छाता लिए जाते हुए दिखते हैं। उन्हें देखकर उसे कुछ याद आता है, तब वो उनका पीछा करता है। वो बच्चे एक अनाथ आश्रम में जाते हैं। वहाँ पर एक माँ बेटी को देखकर उसे अपनी माँ की याद आती है, तब वो उस अनाथ आश्रम के अंदर चला जाता है। दोस्तों ये अनाथ आश्रम जेक्योंग की फैमिली का घर था। वहाँ पर उसे उसके मॉम डैड की यादें दिखाई देती है, साथ ही उनका एक्सीडेंट भी। दोस्तों बचपन में जेक्योंग एक कार एक्सीडेंट में अपने माँ बाप को खो दिया था। इन यादों से विचलित होकर वो वहाँ से भाग जाता है। इनवान उसको देखने उसके घर आती है पर ये सारे ट्रामा से जेक्योंग बीमार हो जाता है और इनवान के सामने बेहोश हो जाता है। इनवान उसका ख्याल रखती है और उसके लिए खाना बनाती है। अगले सीन में ड्रामा की प्रैक्टिस चल रही होती है और जेक्योंग को मेड का रोड मिला था, तब वो मना कर देता है। तब इनवान उसे खुदगर्ज कहती है और उसे जेक्योंग पर बहुत गुस्सा आता है। तभी उसके सीने में दर्द होता है और वो वहीं पर गिर जाती है। जेक्योंग को लगता है कि सिर्फ मजाक कर रही है पर वो मजाक नहीं होता। जेक्योंग उसे अपने पीठ पे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। तब हम देखते हैं डॉक्टर इनवान को एडमिट करने के लिए कहते हैं पर इनवान कहती है मैं यहाँ मरना नहीं चाहती। डॉक्टर के जाने के बाद मन में वो कहती
कहती है प्लीज मुझे जीने दो जब तक पहली बर्फ नहीं गिरती। जेक्योंग और बाकी दोस्त इनवान से मिलने जाते हैं पर उन्हें मिलने नहीं दिया जाता, तो वो सारे दोस्त बाजार में जाते हैं ड्रामा के लिए प्रास खरीदने के लिए। जेक्योंग सबके लिए टी शर्ट खरीदने के लिए $10 देता है, तब सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जेक्योंग मन में सोचता है अजीब गांव है, सिर्फ $10 सबको कितनी खुशी देता है। जेक्योंग इनवान के लिए दस्ताने खरीदता है। दूसरे दिन वो इनवान से मिलने के बाद उसे पार्ट टाइम जॉब छोड़ने के लिए कहता है। दस्ताने मिलने के बाद इनवान बहुत खुश होती है। अगले सीन में सभी दोस्त खेत में काम करते हैं पर जेक्योंग कुछ काम नहीं करता, सिर्फ बैठकर पत्ता गोभी खा रहा था। शाम को सबकी मजदूरी मिलती है। इनवान जेक्योंग के हाथ से पैसे ले लेती है और कहती है तुमने जितना काम किया है उसके लिए $30 बहुत ज्यादा हैं। इनवान कहता है मैं जेक्योंग हूँ, तुम जानती हो मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। इनवान उसे बहुत सुनाती है और कहती है अभी तुम्हारे पास $3 भी नहीं है। सारे दोस्त इनवान को पैसे देते हैं और घर वापस आते वक्त इनवान अनाथ आश्रम में जाने लगती है, तो जेक्योंग उससे पूछता है कि घर नहीं जाना क्या। तब वो बताती है मैं यहीं पर रहती हूँ। आगे कहती है मैं अनाथ हूँ, ये जानने के बाद मुझ पर तरस मत खाओ। जेक्योंग कहता है मुझे तुम पर तरस नहीं आता क्योंकि मेरे भी पेरेंट नहीं है। अगले सीन में इनवान फिर से हॉस्पिटलाइज हो जाती है। जेक्योंग वहाँ इनवान से न मिलने के देने के कारण बहुत हंगामा कर देता है। वहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं इनवान को दिल की बीमारी है और वो किसी भी क्षण मर सकती है। इनवान से मिलने के लिए जेक्योंग इनवान के रूम में ही एडमिट हो जाता है। उससे बोलती है तुम्हें पता चल गया कि मुझे क्या हुआ है, तो जेक्योंग सच्चाई जानते हुए भी कहता है तुम्हें एनीमिया हुआ है। दोस्तों एनीमिया में थकावट आती है। आगे कहता है डॉक्टर ने कहा है अगर तुम ठीक से खाना खाओगी तो ठीक हो जाओगी। रात को सोते हुए उसे डॉक्टर की बातचीत याद आती है। वो डॉक्टर से कहता है कि प्लीज इनवान को बचा लो, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, ट्रांसप्लांट का भी खर्चा दे दूंगा। तो डॉक्टर उसे कहता है अब बहुत देर हो चुकी है। वो डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है वो सिर्फ 19 साल की है और मैंने उसे ये भी नहीं बताया कि मैं उसे पसंद करता हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि वो दुखी होना, सरप्राइज होना बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्यार तो उसे मार ही देगा। बहुत एक्साइटेड और खुशी होने पर उसका दिल काम करना बंद कर देगा। तभी उठने पर इनवान रूम में नहीं होती, उसी औरत से मिलने आई होती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो औरत फिर से इनवान को वहाँ से जाने के लिए कहती है और बहुत भला बुरा सुनाती है। इनवान रोते हुए उसे कहती है 19 साल के बाद मैंने तुम्हें पहचाना और तुमने मुझे नहीं पहचाना। दोस्तों ये इनवान की माँ है जिसने 19 साल पहले इनवान को अनाथ आश्रम में छोड़ा था। इनवान अपनी माँ को आखिरी बार गुड बाय कहने आई थी। ये सब सुनकर इनवान की माँ बहुत रोती है। इनवान वापस आती है, जेक्योंग उसे रिसीव करता है। जेक्योंग उसे पार्ट टाइम काम करने से मना कर देता है पर इनवान कहती है अनाथ आश्रम जिस जमीन पर है वो मालिक जगह खाली करने के लिए कह रहा है, इसीलिए मुझे काम करना होगा। एक्चुअली वो जगह जेक्योंग के दादाजी की है। अगले सीन में जेक्योंग उसके वकील के पास जाता है और उसे वो जगह खाली करने की वजह पूछता है। वकील उसे बोलता है कि तुम्हें ग्रेजुएट होने में अभी 5 महीने हैं, तब तक उस अनाथ आश्रम के साथ क्या हो जाए कौन जाने। और वो जेक्योंग को उसकी जायदाद का 0.1% हिस्सा लेके उस अनाथ आश्रम को खरीदने के लिए कहता है। अगले सीन में इनवान आश्रम के केयर टेकर से अपने दिल की बात कहती है कि वो जेक्योंग को पसंद करती है, लेकिन आखिर में ये सब चीज जेक्योंग को बहुत दर्द देगा। वो जेक्योंग के साथ रहना भी चाहती है। दूसरी तरफ जेक्योंग डॉक्टर को पैसे देके इनवान की सारी मेडिसिन मांगता है और इनवान का ख्याल रखने का वादा करता है। वापस आने के बाद इनवान उसके घर के बाहर होती है। वो वहाँ रहने के लिए आए होते हैं पर जेक्योंग उसके साथ बहुत रूडली बातें करता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर उसके न जाने पर वो खुद दौड़ते हुए वहाँ से चला जाता है और नदी के किनारे आकर वो बहुत रोता है। जेक्योंग इनवान के सामने रोना नहीं चाहता था, इसकी वजह से उसे जाने के लिए कह रहा था। अगली सुबह जेक्योंग उसकी वकील को कॉल करके 0.1% का हिस्सा लेके बाकी जायदाद से उसका हक छोड़ देता है। अब इसके लिए 99% से ज्यादा इनवान जरूरी है। दूसरे दिन जेक्योंग ड्रामा के प्रैक्टिस में जाता है। इनवान को ढूंढने पर वो उसे वहाँ पर नहीं पाता। वो ड्रामा की प्रैक्टिस देखता है जिसमें एक छोटा लड़का एक लड़की को जाने से रोकता है। लड़का कहता है मैं वापस आऊंगा। ठीक 10 रातों के बाद ये सुनकर जेक्योंग चौंक जाता है और पूछता है ये ड्रामा किसने लिखा है। इनवान का नाम सुनकर जेक्योंग इनवान को ढूंढने जाता है। रास्ते में उसे उसकी बचपन की वो बात याद आती है जो हमने अभी ड्रामे में देखी थी, वो कार एक्सीडेंट भी जिसमें उसने अपने पेरेंट को खो दिया था। वो इनवान को मिलता है और उसे बताता है उसे सब कुछ याद आ गया है और कहता है मैंने तुम्हें 10 रातों के बाद आने का वादा किया था और मैं वो वादा पूरा करना चाहता हूँ।
और उस एक्सीडेंट के बाद वो ट्रॉमा की वजह से इस गांव और एनवान को भूल गया था। अब जेक्योंग को आने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब दोनों को साथ रहने के लिए बहुत कम समय बचा है। जेक्योंग एनवान से उसके प्यार का इजहार करता है। अगले सीन में एनवान जेक्योंग के साथ रहने के लिए आती है और हमें वही तस्वीर दिखती है जो हमने जेक्योंग को पहली बार गाँव आने पर देखी थी। अब दोनों जितना भी टाइम बचा है वो एक साथ बिताना चाहते हैं। वो एक साथ घूमने जाते हैं। जेक्योंग एनवान से पूछता है, जब तुम मुझे पहली बार होटल में मिली थी तभी तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम एनवान हो। तब एनवान बोलती है, कैसे बताती जबकि तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। मैं क्या बताती कि मैं एनवान हूँ, मैं तुम्हें गुड बाय कहने आई हूँ। दोनों बातें कर रहे होते हैं। एनवान मन में भगवान से मांगती है कि उसे अचानक से न ले जाए, उसे पर्याप्त समय दे सबको गुड बाय कहने के लिए। दोनों हर पल को खुल के जीते हैं, हर क्षण को अपनी यादों में कैद कर लेते हैं। वो हर चीज कर लेते हैं जो एक साथ करना चाहते हैं। अब एक दिन एनवान को फिर से सीने में दर्द होने लगता है, पर अब मेडिसिन भी काम करना बंद कर चुकी है। जेक्योंग के पास उसे बाहों में लेकर रोने के सिवा और कोई चारा नहीं था। जेक्योंग एनवान का बर्थडे मनाता है और उसे गिफ्ट में कुछ कैप्सूल देता है जिसमें उसे अपने दिल की बातें लिखी होती है, जो उसे हर रोज एक पढ़ने के लिए कहता है। पर वो सारी की सारी एक साथ पढ़ लेती है क्योंकि वो डर रही थी कि कहीं वो पढ़ने से पहले ही न मर जाए। आगे स्कूल का फंक्शन होता है जिसे देखने एनवान की माँ भी आई होती है। शो के दौरान एनवान की तबीयत बिगड़ जाती है पर वो परफॉर्मेंस को पूरा करती है। फंक्शन के बाद हम दोनों को बैठे हुए देखते हैं। एनवान जेक्योंग को उसकी जिंदगी में इतनी खुशियां लाने के लिए शुक्रिया कहती है और जेक्योंग के कंधे पर सिर रखकर 3 मिनट सोना चाहती है। उसके सोने के बाद बर्फ गिरना चालू होती है पर जेक्योंग उसे सोने देता है। अगले सीन में हम कॉलेज के ग्रेजुएशन फंक्शन को देखते हैं। वहाँ सब लोग होते हैं पर एनवान नहीं होती। वो 3 मिनट की नींद से उठी ही नहीं थी। फंक्शन के बाद वकील आके जेक्योंग से मिलता है और उसे उसकी सारी जायदाद सौंपता है क्योंकि दादाजी ने वकील से कहा था कि जायदाद उसको तभी देना जब वो किसी चीज को इतनी परवाह करे कि वो उसके लिए सब कुछ छोड़ दे। अब जेक्योंग फिर से करोड़पति था पर अब एनवान की यादों के सामने ये सब कुछ अधूरा था। और इसी इमोशनल मूवमेंट के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।